सोने में पिछले एक साल में इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें तो करीब 40% की तेजी आ चुकी है। घरेलू बाजार में इंपोर्ट ड्यूटी के एडजस्टमेंट के बाद भी देखें तो 35% के आसपास की तेजी आई है। इसके बाद कितना पोटेंशियल है सोने में यहाँ से, क्योंकि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं लगातार सोने में वन वे रैली चल रही है और एकमात्र निवेशकों के लिए जो डेस्टिनेशन है गोल्ड बन गया है और सेफ हेवन के लिए सबसे बेहतर अभी भी इनको लग रहा है। यही आज हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर इतनी तेजी के बाद भी कितनी तेजी और बची है, क्या खरीदारी हो रही ज्वेलरी मार्केट में, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। निप्पॉन म्यूचुअल फंड के विक्रम धवन साहब है, फंड मैनेजर है, शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। आशीष पेठे साहब है, डायरेक्टर है वामन हरी पेठे से, और यूनिक चेन्स के पार्टनर हैं संयम मेहरा जी, और साथ ही पूर्व चेयरमैन भी है जीजेसी के, शुक्रिया आपका भी। शुरुआत विक्रम सर आपसे करेंगे। इतनी तेजी के बाद भी क्या गोल्ड ईटीएफ में अभी भी इनफ्लोज दिख रहा है? क्या डोमेस्टिक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, गोल्ड ईटीएफ की जो फ्लोज अगर आप देखें पिछले 5 साल के, तो वो कोविड की पीक से काफ़ी नेगेटिव रहे हैं। मतलब 2020 दिसंबर से लेके आप 2024 जून तक की बात करें तो करीब करीब 800,000 टन जो है वो आउटफ्लो हुए थे, क्योंकि कोविड की जो हेज थी या जो भी डाइवर्सिफिकेशन था वो अनवाइंड एक तरीके से हुआ था। तो ये मतलब डिमांड सप्लाई के तौर में कहें तो एक -5% कंट्रीब्यूशन था गोल्ड ईटीएफ्स का डिमांड सप्लाई में। मतलब डिमांड सप्लाई ज़्यादा क्रिएट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्राइसेस ऊपर गई हैं तो उसका सिर्फ एक रीज़न है कि सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो बहुत स्ट्रांग रही थी। सेंट्रल बैंक 400 से 500 टन एवरेज खरीदते हैं साल भर में, और इन्होंने पिछले 3 साल में करीब करीब 1000 टन के ऊपर की एवरेज करी है। सो सेंट्रल बैंक्स का बाइंग जो है वो मेन है। लेकिन अब अगर आप ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ 2025 में वो जो आउटफ्लो था वो रिवर्स हो गया है। पिछले 2-3 महीने में करीब करीब 150 टन का इनफ्लो हुआ है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फैक्टर है इस रैली का। लेकिन क्योंकि प्राइसेस हाई हैं, कुछ ना कुछ डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि ज्वेलरी की डिमांड हो सकता है वैल्यू में कम ना हो, ग्रामेज में कम हो सकती है। तो अब आगे देखना ये है कि जो ज्वेलरी की या फिजिकल डिमांड की जो डिस्ट्रक्शन हो रही है वो कितना ईटीएफ इनफ्लोज या कितना सेंट्रल बैंक उसको पिकअप कर सकते हैं। बट कहने वाली बात यह है कि पिछले 2-3 साल में जबकि सोना ने गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बाद भी जो इंडिया की और जो ओवरसीज होल्डिंग्स हैं गोल्ड की पोर्टफोलियो में वो 1% या 1% से कम है। सो ये अभी भी सोना जो है एक अंडर ओन्ड एसेट है। इतना चलने के बाद भी। एक सवाल और आपसे, फिर मैं बाकी मेहमानों से भी पूछूंगा कि इंडिया में जितनी भी टोटल गोल्ड बाइंग होती होगी एनुअली, उसमें से कितना परसेंट गोल्ड ईटीएफ में जाता होगा? सो अभी इस समय 95 to 97% जो है वो फिजिकल है। बाकी उसके बाद फिर ईटीएफ्स है या जो फिर डिजिटल गोल्ड वगैरह जो है। सो अभी सिर्फ 2 से 3% गोल्ड ईटीएफ ये लास्ट ईयर का है। बट इस साल हमने देखा है कि इंडस्ट्री वाइज बहुत गोल्ड एंड सिल्वर में जो फ्लोज हैं वो 4 to 5 टाइम्स बढ़े हैं। तो हो सकता है ये फिगर जो लास्ट ईयर 2 से 3% थी, ये शायद हो सकता है 5 या 7 या 8% हो जाए। तो ये एक बहुत ही एक नया ट्रेंड है या अच्छा ट्रेंड है गोल्ड ईटीएफ फ्लो के लिए। तो एक अवेयरनेस भी लोगों की बढ़ रही है ईटीएफ को लेके। आशीष जी, सर ज्वेलर्स के जितने भी अभी पिछले कुछ महीने में बात हुई, उन लोग लगता है जो अचानक जो 75,000 से 88,000 की जो रैली आई है उसमें बच रहे हैं ग्राहक खरीदने से। आपके भी स्टोर्स की यही रिपोर्ट है, बच रहे हैं वाकई क्या? नमस्ते, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। जब कभी भी सोने में अचानक से उछाल आ जाता है या प्राइस गिर जाती है तो जो एंड कंज्यूमर है वो वेट एंड वॉच करते हैं, थोड़ा लेते हैं वक्त, थोड़ा साइड में रुक के देखते हैं। अगर उसके बाद 10-15 दिन प्राइस वही रहता है तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो उनका जो बाइंग था वो लेके वापस आ जाते हैं। तो 87-88 तो 1 महीने हो गए सर, क्या अब आ रही है? तो अभी जो त्योहारों का सीज़न है, जैसे गुड़ी पड़वा है, अक्षय तृतीया है, तो तब लोग वापस आएंगे। उनका वेट करके हो गया, अभी शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा, तो अनिवार्य हो जाएगा उनका खरीदी करना। तो वो वेट कर रहे थे और ले लेंगे। और ये ऐसा भी हमने देखा है कि बहुत बारी बड़े इन्वेस्टर या बड़े इकोनॉमिस्ट से कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर सबसे होशियार रहता है और सबसे कम प्राइस में वो ले लेता है। हमको समझ में नहीं आता ये वीकेंड में इतना प्राइस लोगों ने क्यों खरीदा, और अगले हफ्ते प्राइस बढ़ जाता है। तो ऐसा भी हो जाता है। वो अवेयरनेस जिस तरह से गोल्ड ईटीएफ को लेकर बढ़ रही है, फिजिकल बाइंग भी लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और खबरें ज़्यादा देख रहे हैं। सब मेहरा जी, लोग क्या खरीद रहे हैं? अगर अचानक से दाम बढ़ते हैं तो
लोग कहते हैं कि गोल्ड प्लेटेड सोने का पानी चढ़ा हुआ, जो छोटे शहरों में कहते हैं उस तरह के गोल्ड की बाइंग होने लगती है, या फिर लाइट वेट ज्वेलरी होती है, क्या इस तरह की रिपोर्ट भी आ रही है? देखिए, पहले शुरुआत से जैसे सब अपने डिमांड के हिसाब से बाइंग करते हैं। अगर आप देखेंगे कि यूथ क्या बाइंग कर रहा है, तो रिंग्स, छोटी चेन्स, ईयरिंग्स, लाइट वेट ज्वेलरी वो बाय कर रहा है। शादी के लिए अगर बाइंग होती है तो उसमें एंटीक कुंदन की ज्वेलरी भी होती है, जो गोल्ड पीछे गोल्ड बेस्ड होती है, रियल गोल्ड के अंदर कैलकाटा की ज्वेलरी होती है। सो ये हैवी ज्वेलरी होती है, तो ये टाइप की ज्वेलरी भी बाइंग हो रही है। जो हम देखेंगे फरवरी मार्च का महीना होता है, उस टाइम पे बाइंग जनरली लो होती है, क्योंकि मार्च एंडिंग एक फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है सबकी बुक्स क्लोजिंग के हिसाब से। तो अप्रैल फर्स्ट वीक से फिर बाइंग जोर से शुरू हो जाती है। तो और सारे त्यौहार भी अप्रैल के अंदर, अक्षय तृतीया है, वो सब त्यौहार भी चालू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बाइंग है वो जो फरवरी मार्च के अंदर थोड़ी लो अभी इस टाइम पे थी, वो बाइंग वापस अप्रैल के अंदर वापस जोर से चालू हो जाएगी। और सारे प्रोडक्ट अपने हिसाब से हर तबका अपनी एज गैप के, एज ग्रुपिंग के वजह हिसाब से बाइंग करता है। ओके सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा हमने निकाला था अपने शो के लिए, जिसमें डेटा ये निकल के आया 90s के दौरान अगर आप गोल्ड खरीदते हैं, 1 किलो गोल्ड अगर उस दौरान खरीदते तो उस भाव में आपको मारुति 800 आ रही थी। उसके बाद 2006 आते आते फेस्टीम, फिर बाकी 2019 में आते आते BMW की भी 3 सीरीज़ की कारें भी आ सकती थी, और अब हो गया है कि BMW की 5-6 और सीरीज़ की, और ऑडी की भी कई सारी कारें उस भाव में 1 किलो के भाव में आ सकती। क्या ये ट्रेंड आगे भी चलेगा और 2050 में हम जाएंगे तो हो सकता है कि जेट भी खरीदे? देखिए, सोना तो बढ़ते ही जा रहा है। $3000 जैसे है 3300, और आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीके से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अचानक से नीड जर्क रिएक्शन से 5 to 8% की नीचे की मंदी भी गोल्ड के अंदर नहीं आ रही। उस रूप से लग रहा है कि गोल्ड जैसे है 3000, फिर 3300, 400 इस साल एंड में, अगले साल फिर 4000, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ेगा। हल्के हल्के डिप्स के अंदर बाइंग करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी की बात आ रही है, मुझे लगता है आने वाले सालों के अंदर रॉयल्स रॉयस तो 100% आ जाएगी, अगर प्लेन नहीं तो। लेकिन उसके बाद देखने जैसा है कि किस तरीके से गोल्ड और बढ़ता है। लेकिन 2 करोड़ या 4 करोड़ रुपया किलो का जो रेट है, आने वाले 6 से 7 साल के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, यानी ये कार नहीं, सोने का हार खरीदे, ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको लग रहा है कि अभी भी यहाँ से तेज़ी में दम है, या रुकना चाहिए? अभी भी जो जिनका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बार्गेन बाइंग करना चाहते हैं, और जिनको बहुत अर्जेंसी नहीं है, शादियों की होगी तो अर्जेंसी होगी, लेकिन खरीदने के लिए अगर रुकें तो उनको बेहतर बार्गेनिंग पावर मिलेगा, उनको नीचे का भाव मिल सकता है? इसका मैं 2 भागों में जवाब दूंगा। एक तो जो इन्वेस्टर्स हैं, और एक जो एक्चुअली कंजम्पशन के लिए ख़रीदारी करते हैं उनके, जिनको घर पे त्यौहार है या घर पे शादी है, उनको लेना है, तो उनको ये भाव में लेने में कोई हर्जा नहीं है, उनको लेना चाहिए। लेकिन जो इन्वेस्टर्स है, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है कि अभी भाव बढ़ रहा है, मैं 5% प्लस करके मैं निकल जाऊंगा, तो उनको ये ऑल टाइम हाई है, अनचार्टेड टेरिटरी है, उनको संभाल के इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद एक बार करेक्शन आ सकता है, तो वो कहीं फंस ना जाए। लेकिन जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, वो हर भाव में खरीदारी कर सकता है। वो SIP में धीरे धीरे हर महीने एक स्पेसिफाइड अमाउंट में इन्वेस्ट करता जाएगा, तो उसका कभी नुकसान नहीं। हाँ, SIP में खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं कि हर भाव पे आपको एवरेज होगा, लेकिन एक तरफा रैली तो होती नहीं किसी भी सिक्योरिटीज़ में, कभी भी ना कभी तो करेक्शन आएगा ही। एक और विक्रम सर, एक और डेटा ये है कि 1980s की जो रैली थी, जो यूफोरिया था, वहाँ से सोने का भाव करीब करीब 56% करेक्ट हुआ था अपने पीक से, और फिर उस पीक पर जाने में करीब 9 साल 10 साल लग गए थे। और उस तरह की रैली फिर 96 के आसपास आई। उस पीक से फिर जो बाजार करेक्ट किया तो करीब 30% टूटा। फिर 96 के पीक तक जाने में 6 साल से ज़्यादा लग गए। यही हाल हुआ 2012 की रैली में, उस पीक तक पहुंचने में वहाँ से 30% टूटा, फिर 6 साल लग गए। मुझे नहीं पता, और ना तो मैं एक्सपर्ट भी हूँ कि कितना टूटेगा यहाँ से बाजार, लेकिन इस तरह के करेक्शन को भी बैक ऑफ माइंड रख के जाना चाहिए, या अभी उस तरह के माहौल नहीं हो कि ज़्यादातर चीज़ें अनसर्टेन ज़्यादा दिख रही हैं? देखिए, गोल्ड जो है वो किसी भी कमोडिटी की तरह एक मोमेंटम प्ले नहीं है, वो मीन रिवर्जन प्ले है। करेक्शन पे ही उसको खरीदना चाहिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। मैं इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो हेजिंग या डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, तो आप जैसे देख सकते हैं पिछले 5 साल 6 साल में किस तरीके से गोल्ड ने, चाहे वो कोविड हो या फिर अभी जो ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं या जो मार्केट करेक्शन है, कैसे गोल्ड ने परफॉर्म किया है, आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट किया है। तो अगर आप
कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टेड हैं और आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो उसमें प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना एलोकेशन आप देंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कितना एलोकेट करना चाहिए? आपको लगता है कि गोल्ड का एलोकेशन कितना होना चाहिए, गोल्ड में कितना होना चाहिए? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया में भी अगर आप देखें AUM या गोल्ड ETF की, वो 1% से कम है टोटल AUM की, तो अभी तो काफ़ी अंडर वेट हैं। और किसी भी सिक्योरिटी को अगर आप देखें तो उसको अगर मिनिमम अगर आप 5% से कम अगर आप उसको रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो उसको इफेक्ट नहीं आएगा। अगर गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ आधा 1% ही है, तो अगर कल को रिस्क एसेट्स में करेक्शन आया और गोल्ड में बहुत तेजी भी हो गई तो वो आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा इतना। तो अब वो 5% है कि 10% है, वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल पोर्टफोलियो पे, आपने कितना रिस्क लेके रखा हुआ है। तो जितना रिस्क होगा उतना एलोकेशन ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन एक साइजेबल एलोकेशन मिनिमम जरूरी है, ताकि आपको एटलीस्ट जब आपको ऐसा हो सकता है कि आपको कैश की जरूरत हो फॉर एनी गुड और बैड रीजन, तो उस समय और उस समय मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, तो एक आपका पोर्टफोलियो का एक जो कोना है वो ग्रीन होना चाहिए, जिसको आप बेच के और कैश रेस कर सकें। एक चीज़ और, जब मैं करियर में आया था अलग अलग मीडिया हाउसेस में, तो उस समय गोल्ड को ऐसा समझा जाता था, इस तरह से उसे शोकेस किया जाता था कि 6-7% रिटर्न देने वाला है, तो लोग बहुत ज़्यादा उसमें लुक्रेटिव उनको नहीं लगता था। लेकिन अब डबल डिजिट वाला बन गया। पिछले 25 सालों से देखें तो औसतन आपको डबल डिजिट रिटर्न आराम से मिल रहे हैं गोल्ड में। क्या ये ट्रेंड अब चलेगा और प्योरली ये एसेट क्लास बन गया है, जैसा आप कह रहे हैं कि ये एसेट एलोकेशन के तौर पे इसे देखे 5-10-15% रखे, या प्योर एसेट के तौर पे भी इसे देख सकते हैं? मैं आपको एक और अच्छा डेटा देता हूँ। इस समय गोल्ड, कुछ इंडियन हाउस होल्ड कुछ 3-4 ट्रिलियन डॉलर का गोल्ड होल्ड करते हैं। पिछले 1-1.5 साल में 30% गया है। इसका मतलब गोल्ड ने 1-1.5 ट्रिलियन डॉलर की हाउस होल्ड वेल्थ ऐड करी है, और उतना ही आपका मार्केट में करेक्शन हुआ है 1-1.5 ट्रिलियन डॉलर का। तो ऑन अ कंट्री बेसिस भी गोल्ड ने आपको हेज कर दिया है। तो इससे ज्यादा आपको क्या उसका मतलब क्या परफॉर्मेंस चाहिए इससे ज्यादा आपको से? आशीष जी, आपको कितने दिन हो गए ज्वेलरी बिजनेस में? आप पूरी फैमिली बिजनेस में, आपके अनुभव को जानना चाह रहा था। मुझे भी 30 साल हो गए 30 साल में आपने भी इस तरह के करेक्शन 1-2 बार तो देखे ही होंगे। यस, जो धवन जी ने कहा दैट वही मैंने देखा था। एक बार 30,000 के ऊपर से सोना डायरेक्ट 23,000 पे आया था। ओके, तो उस समय ग्राहकों का क्या हुआ? जो 23 अचानक से इतनी गिरावट के बाद तो ग्राहकी तो खूब गिरावट होने के बाद जब थमा था, हाँ, उसके बाद ग्राहक दौड़ के अंदर आए थे। ओके, और सेल बहुत अच्छा था। तो उस समय भी क्या कॉन्फिडेंस वगैरह सोने में कम हुआ था क्या जब इस तरह की गिरावट आई थी? क्योंकि गोल्ड में आमतौर पर लोग इस तरह की गिरावट नहीं देखते। जैसे मैंने कहा, अचानक से गिरावट आने से लोग थोड़े डर गए थे, ओके, या उनका कॉन्फिडेंस हिल गया था। लेकिन एक बार स्टेडी होने के बाद वो ऊपर शुरू हो गया, तब वापस कस्टमर्स आना शुरू हो गए। ओके, आपके पास इस तरह के कुछ अनुभव होंगे मेहरा सर? देखिए, जब भी एज अ मैन्युफैक्चरर होलसेलर जब भी 30,000 से 25,000 तक आया था, उन दिनों के अंदर गोल्ड के मार्केट के अंदर 7 डेज के अंदर जितनी ज्वेलरी मैन्युफैक्चर्ड थी सब रिटेलर्स ने बाय कर ली थी, और रिटेलर्स के पास कस्टमर की जो फोर्स थी वो हाई थी। इसके बाद 68,000 का जब भाव आया था, अभी जब 9% ड्यूटी घटी थी लास्ट जून के अंदर, उस टाइम पर भी बाइंग फ्रेंजी हुई थी। और 68,000 का जो भाव हुआ था उस टाइम पर कस्टमर्स को लगा कि ये भाव लंबा ये रेट तक नहीं टिकेगा, ये बढ़ेगा, जो एक्चुअली बढ़ा। तो कभी भी जब भी ड्यूटी घटती है तभी लोगों को लगता है कि खुद का एसेट है, लेकिन एसेट है जो शायद 9% घट गया, 10% घट गया, जो गोल्ड अपने हाउस होल्ड के अंदर है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसको बहुत पॉजिटिव माना जाता है कि इंडिया ने अगर ड्यूटी घटाई है या कोई चीज़ हुई इस तरीके से है तो उसको बहुत पॉजिटिव मानते एक जंप आता है, और ये अभी एंड कंज्यूमर भी समझने लग गया है। तो जब भी 5 to 7% की कभी भी भाव घटा या मंदी आई है, तभी अचानक से बाइंग के अंदर बूम आया है, और उसके बाद लो के बाद लेवल के बाद एक अलग हाई ही टच किया है। तो ये भी कस्टमर्स इतने 25 इयर्स मेरे एक्सपीरियंस से ये समझ गए। ओके सर, आशीष सर, एक सवाल मैं आपसे ये जानूंगा कि आप पर्सनल पोर्टफोलियो में, गोल्ड के पोर्टफोलियो में जितना अपना गोल्ड खरीदते होंगे, क्या ये फिजिकल गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में ही रखते हैं या फिर आपके पास गोल्ड ETF भी है? नहीं, अभी वाइफ के कहने से फिजिकल गोल्ड तो होता ही है, लेकिन मैं ज़्यादा करके डिजिटल में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, फिजिकल में ही फिजिकल में करता हूँ। देखिए, सारा मुझे लगता है कोई भी बैंक में भी फंड नहीं है, ETF में भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स इतना कोई फंड नहीं है, एंड मार्केट्स में भी नहीं। जितना है वो फिजिकल गोल्ड के अंदर ही जो ज्वेलर है उसको कॉन्फिडेंस
गोल्ड के ऊपर बहुत है, क्योंकि इतने सालों से हम यही सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए गोल्ड हाथ से छूटना नहीं चाहिए, और गोल्ड के अंदर, फिजिकल गोल्ड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, जिसने पिछले इतने सालों में हमारे 4 पीढ़ियों में 7 पीढ़ियों में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और एक सिक्योरिटी दी है। उसी तरीके से हम आगे बढ़। विक्रम सर, अगर आपके पर्सनल पोर्टफोलियो की बात करें तो वहाँ पे फिजिकल गोल्ड का परसेंटेज कितना है और डिजिटल गोल्ड का कितना परसेंटेज है? देखिए, ऑब्वियसली मेरे पोर्टफोलियो में या तो गोल्ड ज्वेलरी है या फिर गोल्ड ईटीएफ्स हैं। परसेंटेज टर्म में? परसेंटेज में मैं कहूँगा कि मेजॉरिटी गोल्ड ईटीएफ्स हैं, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आप गोल्ड एक्वायर करते रहते हैं उसमें आपको ये पता नहीं कि कौन सा ज्वेलरी फैशन में होगा या नहीं होगा, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो अगर आपको एक्विजिशन करना है, अगर आप श्योर नहीं है किस तरह का ज्वेलरी या किस तरह के ऑर्नामेंट्स चाहिए, तो एक्विजिशन के लिए गोल्ड ईटीएफ जो है वो सबसे कन्वीनियंट है। तो इसलिए इसको फ्रॉम अ हाउस होल्ड पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव ईटीएफ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है मेरा। ओके, चलिए सर, अब प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। हालांकि मैं आपसे टारगेट नहीं पूछूंगा, फंड चलाते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कितनी गिरावट की यहाँ से आशंकाएं आपको दिख रही है गोल्ड में परसेंटेज टर्म में? देखिए, हायर प्राइसेस में जो रीज़न होता है करेक्शन का, वो फिजिकल डिमांड अगर कम हो रही है। फिजिकल डिमांड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिजिकल सोना बिकेगा नहीं तो गोल्ड एक कमोडिटी भी है, करेंसी भी है, हेज भी है, लेकिन कमोडिटी भी है। अगर वो कमोडिटी कंज्यूम नहीं होगी तो वो प्राइस के लिए नेगेटिव होता है। तो एक उस लेवल तक करेक्शन हो सकता है जहाँ पे फिजिकल डिमांड जो है वो इंक्रीज हो। मेरे हिसाब से जो इस समय जो सेंटिमेंट है बायर्स का, रिटेल बायर्स या एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई का, वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा करेक्शन के लिए शायद नहीं वेट करें वो लोग। ये ऐसा माहौल है ऐसा, और अभी भी आप देखिए जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है जियोपॉलिटिकल कह लीजिए, या जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, अभी वो हाल फिलहाल में उसका सोल्यूशन नहीं होने वाला है। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से और एक सेंटीमेंट की वजह से और गोल्ड की परफॉर्मेंस की वजह से मैं समझता हूँ कि जो फिजिकल बाइंग है वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा इस बार की जो तेजी है पेपर गोल्ड की वजह से ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा फिजिकल बैकअप नहीं है, तो क्या लग रहा है कितना रेंज आप देख रहे हैं? ऊपर में कितने जाने की संभावना है 2025 में, और नीचे में कितनी? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सोने की बात करें। हाँ, गोल्ड की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये पेपर गोल्ड की रैली है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल बैंक बाय करते हैं वो फिजिकल बाय करते हैं। तो ये एक फिजिकल बैक्ड फंडामेंटल रैली है, और सेंट्रल बैंक्स के जो व्यूज होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, वो डिकेड्स और साल, मतलब वो ट्रेडर्स नहीं है कि आज खरीदा। स्ट्रॉन्ग हैंड है, क्रेडिबल हैंड्स है। हाँ, और लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, मतलब 5 साल 10 साल का व्यू। तो मेरे को लगता नहीं है कि वो बहुत जल्दी अपना ये व्यू चेंज करेंगे, और हो सकता है कि ये व्यू इनफैक्ट इंक्रीज भी हो जाए, उनका एलोकेशन इंक्रीज भी हो जाए। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था कि स्पेकुलेटिव पोजीशन जिस तरह के कॉमिक्स पर बने थे, और फिर गोल्ड का शिपमेंट भी वहाँ से हुआ था, लंदन से फिर यूएस की तरफ जा रहे हैं गोल्ड वगैरह, तो वहाँ पे स्पेकुलेटिव बाइंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। देखिए, पहली गोल्ड रैलीज में क्या होता था कि स्पेकुलेटिव पोजीशन और ईटीएफ पोजीशन साथ साथ मूव करती थी। अभी इनका रिवर्स डायरेक्शन हो गया। अभी इस साल आप देखें कि जो ओवरऑल कॉमिक्स पोजीशन है वो फ्लैट है। हाँ, उसमें जो ट्रेडर्स हैं उनकी पोजीशंस बढ़ गई हैं, लेकिन ईटीएफ जो फ्लोज हैं वो एकदम टेक ऑफ कर गए हैं। अगर आप लास्ट ईयर का देखें तो उसमें उल्टा था, ईटीएफ जो थे वो नेगेटिव जा रहे थे, और स्पेकुलेटिव पोजीशन जो थी वो फ्लैट से थोड़ा सा ऊपर जा रही थी। तो डाइवर्सिफिकेशन है उसमें। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें प्राइस डैमेज होने का चांसेस कम है। परसेंटेज टर्म में अगर कुछ आप फिगर आप शेयर करना चाहिए, यहाँ से 10% ऊपर दिखता है या नीचे भी आ सकता है, या दोनों रेंज हो सकते हैं? देखिए, गोल्ड का लॉन्ग टर्म वोलेटिलिटी 8 से 9% है। तो अगर आप 1 स्टैंडर्ड डेविएशन या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो दैट इज ऑलवेज अ वर्स्ट केस। 8-9% का रिस्क लेके चल सकते हैं। बट अगर आप गोल्ड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखें आईएनआर टर्म्स में, पिछले 20-30 साल में जो वर्स्ट हुआ था 2011-12 में, तो वो भी शायद 10% से या 12% ही था। सो हिस्टोरिकली बहुत बड़ा करेक्शन गोल्ड में नहीं हुआ है ऑन एन एनुअल बेसिस। आप बताइए सर, आप क्या रेंज देख रहे हैं गोल्ड का? क्या लग रहा है नीचे में कितना फिसल सकता है, और ऊपर में अभी भी कितनी जाने की संभावना है? मेरा ये मानना है कि जो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सोना रैली किया है वो नियर फ्यूचर में कहीं जाते हुए नहीं दिख रहे। और दूसरा, जो वर्ल्ड वाइड डॉलर की तरफ देखने का जो नज़रिया था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और उससे फ़ायदा सबसे पहले सोने में होगा। क्योंकि बाकी जो फिएट करेंसीज है उससे ज़्यादा लोग फिजिकल जो करेंसी है गोल्ड, उस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। और 3-3.5 हज़ार टन का प्रोडक्शन है, उसमें से समझो 1000-1200 टन
सेंट्रल बैंक ने खरीद लिया, 1500-1600 टन इंडिया और चाइना ने खरीद लिया, तो उसमें बहुत सारा डिमांड कवर हो जाता है। तो डिमांड सब्सटेंशियल नीचे आने का मेरे को चांस नहीं लग रहा है। तो ये ट्रेंड, ये सम करेक्शन प्रॉफिट टेकिंग होगा एंड इट विल बी हेल्दी होना भी चाहिए। तो प्रॉफिट टेकिंग 2-5% का होने के बाद और 7 से 8% का रैली इसके आगे मैं देख 5% का रिस्क और 8% के रिटर्न की संभावना, आप क्या मानते हैं सर? देखिए, मुझे लगता है कि जो गोल्ड है 6 to 7% नीचे आए तो आ सकता है, वो भी मई जून तक। जो सोच है, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल और यूएस की स्ट्रेटजीज चल रही हैं टैरिफ्स को लेके, सब चीज़ों को लेके, तो मुझे लगता है कि अभी जैसे 2 अप्रैल से काफ़ी एक टैरिफ वॉर पूरे वर्ल्ड के अंदर है और इंडिया के साथ भी होगी, इस तरीके से जो चलने की बात चल रही है, उस वजह हिसाब से गोल्ड अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ से 1 to 2% बढ़ेगा आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में। लेकिन लोएस्ट अगर गिरो डॉलर टर्म्स के अंदर तो 2850 के लो से नीचे जाना मुझे कॉमेक्स के अंदर गोल्ड डिफ़िकल्ट लग रहा है। और अपसाइड के अंदर $3300 के आसपास गोल्ड मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर आ सकता है और दिखेगा। और डिमांड वाइज भी मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिया पर से और वर्ल्ड पर से जो इन्वेस्टमेंट एंड ज्वेलरी बाइंग की डिमांड है, जो टेम्पररी नी जर्क रिएक्शन के वजह से जो घटी ये 2 महीने में बिकॉज ऑफ द अचानक प्राइस राइज इंक्रीज हुआ, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम के अंदर कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक्चुअल नॉर्मल बाइंग की तरफ वापस जाएंगे। तो मुझे इतना रिस्क इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं लग रहा है। अगर गोल्ड पेशेंटली होल्ड किया जाए तो 5 to 6% का अगर डाउनफॉल भी आता है तो आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर वापस अपटेक हो जाएगा। ओके, चलिए सर, हम आखिरी दौर में, अब 2 मिनट पूरे ही शो में बचे हुए हैं। एक सवाल कि गोल्ड में कितना % सालाना रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए? एक तो फैक्टर होता है कि रुपए में जो डिप्रिसिएशन हुआ है उससे यहाँ पे भाव तेज हो जाता है, घरेलू बाजार के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। दूसरा, माइनिंग कॉस्ट भी है जो हर साल बढ़ती जाती है। उसके अलावा और क्या देखना चाहिए? कितना सालाना रिटर्न मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए? डबल डिजिट हर साल जो चली आ रही है 20-25 सालों से, वही उम्मीद करें कि डबल डिजिट मिल जाएगा हर साल? देखिए, गोल्ड ने जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दिए हैं उसमें आपने सही बोला, जो रुपी डेप्रिसिएशन का बहुत बड़ा हाथ है। एक जो बहुत बड़ा फैक्टर जो गोल्ड के लिए काम करता है वो मनी सप्लाई। जैसे जैसे वर्ल्ड फाइनेंशियलाइजेशन होता जाएगा, जैसे अभी यूएस हुआ या यूरोप हुआ या जापान में, यहाँ पे 100-200% फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स है। इंडिया में अभी ये स्टोरी शुरू हुई है और चाइना में भी वो पीछे हैं वेस्ट के। तो जैसे जैसे फाइनेंशियलाइजेशन होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो ये गोल्ड के लिए, कमोडिटी मार्केट के लिए अच्छा है। क्योंकि तो डबल डिजिट उम्मीद करें या कि नहीं एनुअल रिटर्न? मैं ये 1-2 सालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो 10 साल 20 साल का नजरिया होता है। तो एनुअल रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए गोल्ड है? जैसे म्यूचुअल फंड में कंजर्वेटिव मानते हैं कि 10-12% मिल जाएगा, गोल्ड में कितना मान के चले? देखिए, गोल्ड का जो आपका लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रेट है वो मिनिमम उतना रेट तो मिलना चाहिए आपको। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप निवेशक के नज़रिए से सोचें तो गोल्ड ने हिस्टोरिकली फिक्स्ड इनकम और इक्विटी के बीच के रिटर्न्स दिए हैं। तो मेरे हिसाब से कोई रीज़न नहीं है कि वो कंटिन्यू हो सकता है पिछले 2 साल में गोल्ड ने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे दिए हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप पोर्टफोलियो के उससे देखें तो फिक्स्ड इनकम और इक्विटी के बीच में गोल्ड के रिटर्न्स हिस्टोरिकली रहे हैं और देयर इज़ नो रीज़न कि ये आगे भी नहीं हो। 30 सेकेंड आप तीनों लोगों के लिए है। चांदी पर बताइए, चांदी कैसी दिख रही है? चांदी में कितना दम है यहाँ से? देखिए, चांदी एक लॉन्ग टर्म प्ले है, क्योंकि अभी मिस्टर ट्रम्प के आने के बाद हो सकता है जो ग्रीन टेक एजेंडा है वो थोड़ा सफ़र करे और एक गलट है सोलर में, चाइना में, तो ये फैक्टर्स जो हैं वो वे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी सिल्वर है। ये किलो बैकग्राउंड